Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Classes. Today we are going to discuss UPTGT History and NET JRF Social Studies. ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र की बुक PGT TGT हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अंदर क्वेश्चन हम देखेंगे हिस्ट्री के। हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो एक दूसरा भी नाम है वो बताइए, इसका नाम क्या होता है? क्या नाम था इसका दूसरा नाम? उसके दूसरे नाम की अगर बात की जाए, उसको ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल को क्या जाता है? ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ पे ऋग्वेदिक काल की, तो इसका जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई है? वो जो स्टार्टिंग हुई स्टूडेंट, वो ही 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल किसकी स्टूडेंट? उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, तो उत्तर वैदिक काल की जो स्टार्टिंग हुई थी स्टूडेंट, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्रम है, अगर हम इसी क्रम की बात की जाए, वैदिक सभ्यता को हम ऋग्वेदिक सभ्यता भी बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल ही बोलते हैं। जो इसकी स्टार्टिंग बात की जाए, तो ये ऋग्वेदिक काल का जो स्टार्टिंग मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक काल की जो स्टार्टिंग की जाए उस काल की, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है इसका काल। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमने क्वेश्चन को समझेंगे ऋग्वेदिक काल के बारे में। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, हम 10 क्वेश्चन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और उनको थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उनको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करके दोबारा से रिकॉल करेंगे, जिससे कि हमारे माइंड के अंदर अच्छे सेट हो जाए और लर्न हो जाए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, और इन न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको भी हम ऐड करते चलेंगे साथ के साथ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखेंगे। ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? शाहबाजगढ़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में, भित्रीय अभिलेख में, बोगजई अभिलेख में। तो इसके स्टूडेंट राइट आंसर को नजर आ रहा है बोगजई अभिलेख। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? बोगजई जो अभिलेख है स्टूडेंट, बोगजई बोगस कोई जो अभिलेख है स्टूडेंट, वो कहाँ मिला था? हमने क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डिस्कस किया था स्टूडेंट, एशिया माइनर। एशिया माइनर में स्थित है बोगजई अभिलेख। एशिया माइनर के अंदर क्या है स्टूडेंट? बोगजई अभिलेख है, जो कब मिला था स्टूडेंट? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का क्या ये अभिलेख है? क्या स्टूडेंट? 14वीं सदी का ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का क्या ये अभिलेख है एशिया माइनर, जो कहाँ पर एशिया माइनर में मिला था। ये क्या है? बोगजई बोगस कोई अभिलेख है। ठीक है, अब बोगस कोई अभिलेख के अंदर था क्या? इसके अंदर कुछ ऐसे राजाओं का वर्णन किया गया था जिनके नाम जो है आर्यों जैसे थे। कुछ ऐसे किंग का, राजाओं का डिस्कशन इसके अंदर किया था, इनका व्याख्यान किया गया था इसके अंदर, इसके विस्तृत इनका वर्णन किया गया था। वो जो राजाओं का वर्णन किया गया था वो कैसे थे स्टूडेंट? आर्यों जैसे थे। ठीक है ना, उनके जो नाम थे आर्यों जैसे थे और सिंधियों के साक्षी थे तथा रक्षा के लिए भी माने जाते थे। इनके जो नाम थे स्टूडेंट, सिंधियों और रक्षा के लिए माने जाते थे। इनके जो नाम थे स्टूडेंट इंद्र और मित्र, हमने जो पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन में, इंद्र, मित्र, वरुण, और क्या था स्टूडेंट? वरुण के बाद में नासत्य। वरुण के बाद में क्या है स्टूडेंट? नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा है? 22 में इन्होंने कहा है ऋग्वेदिक काल। क्या स्टूडेंट? ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया? तो देखिए, आपको अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की बात की गई हमने भी। ऋग्वेदिक काल के अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत अगर मंडल की बात करें स्टूडेंट, किसकी मंडल की अगर बात की जाए, कितने मंडल हैं स्टूडेंट? 10 मंडल हैं। अगर बात की जाए सूक्त की स्टूडेंट,
तो कितने स्टूडेंट सूखते हैं? 10, 28। कितने स्टूडेंट? 10, 28 सूखते हैं। अगर सूक्त के अलावा बात की जाए मंत्र की, किसकी स्टूडेंट? सूक्त के अलावा बात की जाए मंत्र की, तो मंत्र कितने हैं? 10, 4, 10, 6, 4, 2। कितने स्टूडेंट? 6, 4, 2। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एक बार मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर समझा देती हूँ। देखिए ऋग्वेदी जो काल है इसके अंदर जो मंडल स्टूडेंट वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है। सूक्त जो हैं कितने हैं? 10, 28 हैं। अगर मंत्र की बात करें 10, 642 हैं। 10, 642 किसके अंदर क्या है? इसके अंतर्गत स्टूडेंट मंत्र हैं। और जो मंत्र हैं उसको इंग्लिश में मंत्रा ही बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मैं इसके लिए बता दे रही हूँ आपको। और जो सूक्त हैं उसको बोलते हैं सेइंग, SAYING। ठीक है स्टूडेंट। जो सूक्त उसको बोल हैं उसको बोला जाता है सेइंग, यानी कि जो बातें जो क्यूटो होते हैं वो उनको जो कहा गया है एज ए लाइन के तौर पे, जैसे डेफिनेशन होती है, उनको कोई एक वर्ड भी डिसमिस नहीं कर सकता। इस तरीके से क्या होते हैं? सूक्त होते हैं जो कितने हैं? 10, 28 हैं। यदि बात की जाए मंत्र की तो मंत्र कितने हैं? 10, 642। आपको ऐसे याद करना है। वैसे 1642 को बोलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे याद करें 10, 642 या 10, 6, 4, 2 या फिर 10, 28 ऐसे याद करें तो आपको ईजी में याद आएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे ईजी लगे वैसे याद कीजिए। ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है स्टूडेंट? एक अपने आप में बिल्कुल प्योरेस्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे हम कि ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष कौन सा स्टूडेंट? अश्वत्थ वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, आम, केला। तो बात की जाए अगर पीपल की वृक्ष की, तो पीपल का वृक्ष अपने आप में जो है हिंदू धर्म के अंदर बड़ा ही पवित्र माना जाता है। पवित्र मानने क्या क्या रीज़न है वो इसके एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। एक तो अगर हम इसका साइंटिफिक रीज़न अगर देखें स्टूडेंट, साइंटिफिक रीज़न की एक वैज्ञानिक इसकी अगर बात की जाए, जो वैज्ञानिक सा रीज़न है स्टूडेंट उसको पूछने का, तो क्या है कि ये जो है ना 24 घंटे 24 आवर जो है ना ये क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज़ करता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करता है? अपने रिलीज़ करता है, छोड़ता है, जिससे कि क्या होता है इन्वायरमेंट में जो है क्या ऑक्सीजन की मात्रा जो है इसकी वजह से क्या होती है कि अनुकूल रहती है। ठीक है ना, एक सामान्य तौर पर रहती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन को, ऋग्वेदिक काल में देखिए समझने क्या करें। ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष जो है पीपल को कहा गया है स्टूडेंट। देखिए अश्वत्थ वृक्ष जो है इसको पीपल कहा गया है। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है। भारतीय संस्कृति में पीपल को जो है देव वृक्ष भी कहा गया है। क्या कहा गया स्टूडेंट? देव वृक्ष भी कहा गया। इसके सात्विक प्रभाव से अंतचेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है स्कंद पुराण में वर्णित अश्वत्थ, पीपल, मूल, विष्णु तने, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है? अयोध्या का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है स्टूडेंट? देखेंगे अयोध्या का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें अयोध्या के वर्णन की तो इसके ऑप्शन को हम समझते चलेंगे स्टूडेंट। देखिए इसके जो ऑप्शन इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र ही आ रहा है, क्या कहा गया इसमें? रामायण कहा गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में क्या कहा गया है? महाभारत। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, या फिर रामायण महाभारत हो जाइए। मैं हल्का सा इसको क्वेश्चन को क्या हुआ ये क्वेश्चन, देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ऑप्शन और इसका जो आंसर है क्वेश्चन में लिख के बता देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि अयोध्या का सर्वप्रथम, अयोध्या का सबसे पहले जो उल्लेख है, अयोध्या का सबसे पहले जो उल्लेख है स्टूडेंट कहाँ मिलता है? अयोध्या का सर्वप्रथम जो उल्लेख है स्टूडेंट कहाँ मिलता है? ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट। ऑप्शन में दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं। ऑप्शन में पहले लिखा हुआ स्टूडेंट रामायण। ठीक है। और दूसरा आंसर जो है महाभारत,
रामायण, महाभारत, ठीक है, शॉर्ट में दे रही हूँ, आप कन्फ्यूज नहीं होना। रामायण, महाभारत, उसके बाद में सी में दिया और ऋग्वेद में, किसमें स्टूडेंट, ऋग्वेद में, और उसके बाद में दिया हुआ है अथर्ववेद में, किसमें स्टूडेंट, अथर्ववेद में, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इसकी बात करें अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ गया है, तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका है अर्थवेद। क्या स्टूडेंट, अर्थवेद का राइट आंसर है। यानी कि अयोध्या जो है स्टूडेंट, अयोध्या जो शब्द है उसका जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। कहाँ इसमें मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। और मैंने आपको पढ़ा एक चीज़ और पढ़ाई थी, मनुष्य के मस्तिष्क में, किसमें स्टूडेंट, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में युद्ध शब्द का जो जन्म हुआ था वो कहाँ कब हुआ था और किस वेद के अंदर ये बात लिखी गई है, तो उसका भी आंसर क्या स्टूडेंट, अर्थवेद है। ठीक है, अर्थवेद के ही अंदर क्या बताया गया, मनुष्य के मस्तिष्क में युद्ध का जन्म होता है। ये बात किसमें कही है, अर्थवेद में कही गई है। इसके अलावा अर्थवेद में ही किसका जिक्र है, अर्थवेद के अंदर किसका जिक्र है स्टूडेंट, अयोध्या का, किसका, अयोध्या का जिक्र किसके अंदर स्टूडेंट, अर्थवेद के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कहा है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए इन्होंने दिया हुआ है अर्थवेद में मिलता है। ठीक है ना, अयोध्या को अर्थवेद में ईश्वर के नगर कहा गया, अयोध्या क्या कहा गया, ईश्वर का नगर कहा गया। इसकी संपन्नता की तुलना जो है स्वर्ग से की गई, यानी कि जो इतना ज़्यादा वैभवशाली था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसकी स्वर्ग से तुलना की गई, किसी अयोध्या की। ठीक है ना, लिखा हुआ प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के अनुसार अयोध्या जो शब्द है स्टूडेंट का उल्लेख अर्थवेद के अलावा, एक तो अर्थवेद के अंदर है किसका जिक्र, अयोध्या का, इसके अलावा तैतृय आरण्यक है जो है, तैतृय आरण्यक जो है उसके अंदर भी अयोध्या शब्द का उल्लेख मिलता है। और हम बात करें अगर अर्थवेद की, तो अर्थवेद के अंदर मंडल कितने हैं, हमने ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने पढ़े स्टूडेंट बताइए, ऋग्वेद के मंडल की बात की हमने 10 मंडल पढ़े, और यहाँ पर अर्थवेद के अंदर 20 मंडल है, यानी कि उसके 2 गुने। ठीक है ना, और अगर हम ऋग्वेद की मंत्र की बात करें, मंत्र इसके अंदर कितने हैं, तो कितने हैं 10, 6, 4, 2, और इसके अंदर मंत्र कितने हैं 5, 9, 8। ठीक है ना, रिवर्स देखिए इसके अंदर काउंटिंग हो रही है 8, 7, 9, उसके बाद में 5 लगा दिया इसने। तो आपको थोड़ा ट्रिक वाइज अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजी वे में लर्न हो पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश ज़रूर करना है। देखिए 5, 9, 5987 मंत्र हैं। अगर सूक्त की बात की जाए, अगर ऋग्वेदिक के सूक्त की बात करें, अगर हम इस तरह से कंपेयर करके बच्चों लर्न करते हैं तो हमें अच्छे से लर्न होता है। तो लर्न जो है हमेशा कोशिश करें लर्न करने की, तो कंपेयर में करें। देखिए इसके अंदर सूक्त जो हैं वो कितने हैं, 10, 28 हैं। अगर बात की जाए अर्थवेद की, तो अर्थवेद के अंदर सूक्त की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कितने हैं 7, 3, 6, 731 सूक्त हैं इसके अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने बताया था सूक्त जो है स्टूडेंट्स को बोलते हैं सेइंग, और बाकी मंत्र जो है स्टूडेंट, मंत्र की अगर बात की जाए तो मंत्र को क्या बोलते हैं, मंत्रा इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को, हमारे पास सिर्फ 6 क्वेश्चन बचते हैं इनको डिस्कस करने के लिए, फिर हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 24 में लिखा हुआ किस उत्तर वैदिक विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड स्टूडेंट वो कितना है स्टूडेंट, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का क्या है स्टूडेंट, टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। तो लिखा हुआ कात्यायन, कौत्स, पारणी या फिर बोधायन। तो राइट आंसर इसका आंसर है कौत्स। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। उत्तर वैदिक कालीन विचारक कौत्स, यानी कि जो विचारक थे कौत्स, ये उत्तर वैदिक कालीन में ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकते हैं आपको। तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है एक्सप्लेनेशन को। कौत्स ने वेदों की महिमा का जो है खंडन किया है। इसके अतिरिक्त चार्वक ने भी कटु आलोचना की, यानी कि एक तो हो गए चार्वक,
चार्वाक के अनुसार वेद जो है अप्रमाणिक हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ हैं। अंत वेदों में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। चार्वाक के अनुसार धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। धर्म जो है मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका पूर्ण उल्लेख वेद में मिलता है। ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की है। उन्होंने अपने जीवन निर्वाह करने के लिए धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगना चाहा। ये बात किसने कही स्टूडेंट? ये बात कही है चार्वाक ने। तो चार्वाक और कौत्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों क्या थे, इन्होंने वेदों की क्या की, कटु आलोचना की। और खंडन की अगर बात की तो वो किसने की? कौत्स ने की है। और अगर आलोचना की बात की जाए तो चार्वाक ने की। आपको दोनों चीज़ें आपको क्या करना है? लर्न करना है, समझना है। इनके थोड़े से जो फैक्ट उनको भी समझ लेते हैं। पूर्ण कश्यप महान अति क्रियावादी थे। इनका मत था कि कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था मंखली पुत्र गोशाल, इसको देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ मंखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था क्वेश्चन एग्जाम में। मंखली पुत्र गोशाल ने, ये आया था आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्थापना की और घोर अतिक्रियावादी ये कहते बन गए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है फैक्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा एक बार और। मंखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की क्या करी थी स्टूडेंट? स्थापना की थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट किसकी? वैदिककालीन व्यवस्था की, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक चीज़ हुआ करती थी जिसको कुल, क्या था स्टूडेंट? कुल, जिसे कहा गया था परिवार। क्या कहा गया था? परिवार। और ये था सबसे छोटी, ये क्या था स्टूडेंट? जो कुल जो था ये क्या था? सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी या फिर मौलिक इकाई थी। सबसे छोटी इकाई या फिर मौलिक इकाई थी, ठीक है ना। और जो इस परिवार का जो इस छोटी सी और मौलिक जो इकाई थी, इसका जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है कुलप। कुलप क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। इसको एक चीज़ भी और बोला करते थे, गृहपति। गृहपति क्या स्टूडेंट? गृहपति भी कहा जाता था। एक बार मैं हाईलाइट कर समझाती हूँ आपको। देखिए, कुल जिसे परिवार कहा जाता था, ये क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी। और ये क्या थी? अपने आप में एक मौलिक इकाई भी थी, ठीक है। और जो इसका मुखिया जो हुआ करता, परिवार का मुखिया जो हुआ करता, उसे कुलप कहा करते थे या फिर उसे गृहपति कहा जाता था, ठीक है। अगर बात करें इसकी सबसे बड़ी जो इकाई थी, देखिए अगर बात की जाए सबसे बड़ी इकाई की कि भाई सबसे बड़ी इकाई कौन थी? सबसे बड़ी इकाई की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई की अगर बात की जाए तो वो क्या था? कबीला। क्या था स्टूडेंट? कबीला जो था सबसे बड़ी इकाई थी। और कबीले को क्या कहा गया था? कबीले को एक और नाम भी दिया गया, जिसे बोलते थे जन। क्या बोलते थे स्टूडेंट? कबीले को क्या कहा जाता था? जन भी कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो कबीला था, और कबीला को जो है जन ही बोला जाया करता था, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 25 को 25 में देखिए क्या है। 25 में कहा गया है कि ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त जो हैं निम्नलिखित में से एक ही देवता परक हैं। जो ऋग्वेद का नवम मंडल है वो किसको समर्पित है? मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको, पहला जो 10वां मंडल है वो क्या होता? सबसे अंतिम में जोड़ा गया था, सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और जो स्टूडेंट नवे मंडल की अगर बात की जाए, नवा मंडल जो है वो स्टूडेंट सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है नवे मंडल की। तो उसका आंसर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? इसका आंसर की अगर हम बात की जाए स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा? नंबर 25 का। देखिए इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा 25। देखिए हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 को अगर बात करें आंसर की, 25 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में डिस्कस करते हैं। देखिए 26 में क्या कहा हुआ है
कि कहा गया है कि ऋग्वेद में नवम मंडल के सभी सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया था, प्रीवियस वीडियो में समझाया था मैंने। सोम आर्यों का प्रिय पेय था। सोम क्या था? एक पेय पदार्थ था जिसे बाद में देवता की संज्ञा भी दी गई है कुछ लोगों ने। यह आर्यों के आनंद का और प्रफुल्लता का देवता बन गया। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति जो है सूर्य और विद्युत से मानी गई है। सोम जो है स्टूडेंट वनस्पतियों का अधिपत्य माना गया। ऋग्वेद में 10 मंडल मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए जो विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित हैं। मंडल कितने? 10 हैं, ठीक है। और सूक्त की अगर बात करें 10 28 हैं, और मंत्र की अगर बात की जाए तो कितना है मंत्र की? 10 4 6 2, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बार बार ये चीज़ क्यों रिकॉल करवा रही हूँ? क्योंकि आपको लर्न हो जाए, समझ में आ जाए। आपको पढ़ते टाइम समझेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगी, माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। देखिए इसमें बताया हुआ है मंडल के बारे में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पाँचवा मंडल, छठा मंडल, सातवां मंडल, ठीक है। तो दूसरा मंडल है जो किस ऋषि का इसमें जिक्र है? इसमें जो जिस ऋषि का जिक्र है वो है गृतसमद, और तीसरे मंडल में विश्वामित्र, चौथे मंडल में वागदेव, और पाँचवें मंडल में अत्रि, छठे मंडल में भारद्वाज, सातवें मंडल में वशिष्ठ, आठवें मंडल में कर्ण वो ऋषि कुल की से संबंधित है, और नवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और प्रथम 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। मतलब जो ऋषि हैं उन्होंने जो बातें बोली हैं, ठीक है ना, उसका संकलन 9वें और 10वें मंडल में है। 10वें और प्रथम मंडल में, और 9वें मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? हमने अभी क्या पढ़ा था? सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में रचना की गई है। देखिए अभी हमने पढ़ा तृतीय मंडल में किसकी रचना की गई स्टूडेंट? विश्वामित्र की। तो आंसर होना चाहिए विश्वामित्र। तो ये विश्वामित्र हमारा क्या राइट आंसर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए 28 में इन्होंने क्या कहा गया है। 28 की बात की जाए स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था की बात की जाए तो कौन कौन सी थी? देखिए ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल क्या स्टूडेंट? ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए तो इसमें एक हुआ करती थी सभा, और एक होती थी समिति, सभा, समिति, और एक हुआ करती थी विद्वत, सभा, समिति, विद्वत, ठीक है स्टूडेंट। और एक गण हुआ करती थी, क्या? गण। ये क्या थी? जन सभाएं थी। क्या थी स्टूडेंट? ये थी जन सभाएं, जन सभाएं हुआ करती थी ये। देखिए एक बार ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत सभा हुआ करती थी एक, ठीक है, और एक समिति हुआ करती थी, एक विद्वत हुआ करती थी, और एक गण हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? जन सभाएं हुआ करती थी। वेदों के अंतर्गत सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वेदों के अंतर्गत जो वेद हैं, वेदों के अंदर किसे? वेदों के अंदर सभा और समिति, वेदों के अंदर सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां। क्या कहा गया स्टूडेंट? कहा गया प्रजापति, मैंने प्रति लिख दिया, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया स्टूडेंट? सभा और समिति को। किसके अंदर कहा गया स्टूडेंट? वेदों के अंदर, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए ऋग्वेद काल के अंतर्गत क्या हुआ करती थी? सभा, समिति और विद्वत और गण नाम की जनसभाएं हुआ करती थी। जैसे मीटिंग होती है, ठीक है ना, सभाएं हुआ करती थी। तो उस टाइम की जो सभाएं हुआ करती थी वो 4 थी, जन, समिति, विद्वत और गण,
ये क्या थी स्टूडेंट, जनसभाएं थी। और वेदों के अंदर जो सभा और समिति जो स्टूडेंट, ये क्या है, सभा और समिति, उनको क्या कहा गया, प्रजापति की दो पुत्रियाँ। तो क्वेश्चन ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो इसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया है। 20 क्वेश्चन को हम समझेंगे स्टूडेंट। देखिए वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है। सो सर्वाधिक प्राचीन संस्था की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो इसके अंतर्गत है विदत। जो विदत, आपको राइट आंसर नजर आ गया आपको, ठीक है ना। और सभा और समिति को क्या किया गया, प्रजापति की दो पुत्रियाँ। और परिषद नाम की कोई भी संस्था उस टाइम पर नहीं थी। और विदत की बात की जाए तो विदत जो थी स्टूडेंट, विदत, इसके अंदर महिलाएं, इसके अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके अंदर क्या होता था कि जो प्रॉब्लम हुआ करती थी स्टूडेंट, जो विवाद हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, जो विवाद हुआ करते थे स्टूडेंट, उन विवादों का क्या होता था, इसमें निपटारा होता था। विवाद जो होते थे उनका क्या होता था, उनका विवादों को सॉर्ट आउट किया जाता था, उनका सोल्यूशन निकाला जाता था। तो उसमें मेल फीमेल दोनों उसमें क्या होते थे, इंक्लूड होते थे। उसको बोला करते थे स्टूडेंट विदत, ठीक है। अब देखिए कि हम समझेंगे सबसे प्राचीन भी संस्था है विदत, ये भी राइट आंसर है। और इसके अंदर मेल फीमेल के विवादों का क्या होता था, निपटारा होता था, सोल्यूशन किया जाता था, सॉर्ट आउट किया जाता था। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए विदत, ये छोटा मैं करती हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, विदत जो है भारोपी आरोप की प्राचीनतम जनसभा है, ठीक है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी, मैंने आपको पढ़ाया। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि उसका उल्लेख, महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसमें ऋग्वेद के अंदर 112 पद, यानी कि जो विदत है इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके साथ साथ क्या था, ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद के अंतर्गत स्टूडेंट इसका जो उल्लेख है 122 बार उल्लेख है, किसका स्टूडेंट, विदत का, ठीक है ना। और जो ना सभा समिति की बात करें तो सभा और समिति जो थी वो उसको क्या कहा गया, प्रजापति की दो पुत्रियाँ। और विदत जो है सबसे अधिक जो थी प्राचीन संस्था होने के साथ साथ ये कैसी संस्था है, इसके अंदर महिलाएं और पुरुष एक साथ पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है ना। और इसका जो उल्लेख 122 बार है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम समझेंगे, 29 में देखेंगे हमारा। 29 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम बात करें सभा की, किसकी स्टूडेंट, सभा जो है स्टूडेंट, ऋग्वेद के अंदर सभा का जो वर्णन किया गया है, उल्लेख जो मिलता है स्टूडेंट 8 बार उसका उल्लेख मिलता है, 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। और ये क्या होती थी, सभा जो हुआ करती थी, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उनको बोलते हैं विशिष्ट जन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विशिष्ट जन। विशिष्ट जनों की सभा हुआ करती थी उसको बोला जाता था सभा। इसमें विशिष्ट जन क्या करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। और ये जो सभा जो थी स्टूडेंट, यही सभा जो है राजा का करती थी निर्वाचन, राजा का जो है निर्वाचन क्या करती है। इसमें क्या होते थे, बड़े मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना, सभी मंत्री हुआ करते थे, उसको सभा, और सभा ही राजा का क्या करती थी, निर्वाचन करती थी। और निर्वाचन में क्या करती थी, महत्वपूर्ण योगदान भी देती थी। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट किसके बारे में, समिति के बारे में, दोबारा देख लेंगे एक बार सभा के बारे में। सभा का उल्लेख जो ऋग्वेद के अंदर वो 8 बार है। और ये सभा जो विशिष्ट जनों की ये क्या होती थी, समूह बना होता था, उसमें क्या होती थी, उनकी बैठकें होती थी, जिसे सभा बोला गया, विशिष्ट जनों की सभा हुआ करती थी। और जो विशिष्ट जन हुआ करते थे, ये विशिष्ट जन राजा का निर्वाचन करने में अपना पूर्ण क्या करते, सहयोग दिया करते थे। ये हो गया सभा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट समिति के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, समिति के बारे में। तो समिति को देखेंगे हल्का सा, मैं इसको जूम कर लेती हूँ समिति को। देखिए समिति की अगर बात की जाए, ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख है, 8 बार का सभा का जो है 8 बार उल्लेख ऋग्वेद के अंदर। और समिति का जो 9 बार उल्लेख है, इसके अनुसार इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक है, यानी कि जिसमें विशिष्ट जन बैठा करते थे उससे इम्पोर्टेंट है समिति, ठीक है। इसलिए समिति को समिति को क्या कहा गया, विश कहा गया, अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था भी कहा गया। कितना अच्छी बात है ये, जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली
संस्था कौन सी थी? समिति थी, इसको विश्व भी कहा गया, ठीक है ना। इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर 9 बार है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा, वेरी गुड, देखिए कितनी अच्छी बात। देखिए प्रेजेंट टाइम की जो लोकसभा है स्टूडेंट, वो उस टाइम की समिति हुआ करती थी। समिति को विश्व भी कहा जाता था, जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था भी किया था। इसका जो उल्लेख 9 बार है। और सभा की अगर हम बात करें, उसका उल्लेख कितनी बार? 8 बार है। उसमें विशिष्ट बैठा करते थे और क्या करते थे वो, आपको क्या करना है, जैसे कि आज के टाइम में पार्लियामेंट वगैरह का इलेक्शन, पीएम वगैरह का इलेक्शन होता है, जो किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा होता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यही है, इसका भी है। उसमें क्या होता है, सभा में विशिष्ट बैठा करते थे, जो क्या करते थे, इलेक्ट क्या करते थे, निर्वाचित क्या करते थे अपने किंग को। और आज के टाइम में किसको किंग इलेक्ट क्या करते हैं? अपने पीएम को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर गण की बात करें तो ऋग्वेद के समय यह संभव एक जन सभा हुआ करती थी, यानी कि गण जो है एक सभा हुआ करती थी जिसमें कुलीन वर्ग शामिल थे। इसका जो मुखिया होता था उसे गणपति कहते थे। क्या कहते थे स्टूडेंट? गणपति कहा करते थे। और मैंने आपको अभी पढ़ाया था कुल, जो सबसे छोटी इकाई थी, इसका जो प्रधान होता है उसे क्या बोलते थे? कुलप या गृहपति बोलते थे। एक गृहपति है और एक गृहपति है और एक गणपति, ठीक है। आप गणपति किसे बोलते हैं? जो गण का क्या होता है? मुखिया होता है, जो हेड होता है। और जो कुल या परिवार का जो हेड होता है उसे गृहपति बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसकी बात करें परिषद की, तो परिषद क्या है? ये एक जनजातीय सैन्य सभा है। ये भी ऑप्शन में दिया था कि जन परिषद, गण, समिति और सभा, इसमें से क्या है चीज़ ऋग्वेद के अंदर कितनी बार आई है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये या फिर ये सैन्य सभा है, ये एक विशिष्ट जन है या नहीं, इस तरह से आपको क्वेश्चन को पूछते हैं। तो लिखा हुआ परिषद जो है यह एक कैसी थी? जनजातीय सैन्य सभा थी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें 29 के क्वेश्चन की, 29 क्वेश्चन के बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन बचा। 29 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त है? तो अभी हमने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था? हमने पढ़ा था विद्युत के अंदर, कि मेल फीमेल दोनों लोग वहाँ पर जाया करते थे, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। उसका ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम आगे पढ़ेंगे 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग हमने कितना बताया था आपको? उत्तर वैदिक युग की अगर हम बात करें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व क्या है हमारा? उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? जो उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंद्र, लिखा हुआ विदेह, इंद्र, विदेह, अग्नि और सुदास। और इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका विदेह। क्या स्टूडेंट? विदेह जो है इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में कैसे पता चला? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत क्या मिलता है? शतपथ ब्राह्मण जो था, शतपथ ब्राह्मण का एक था विदेह माधव की कथा। क्या था स्टूडेंट? विदेह माधव की कथा। तो विदेह माधव की कथा से ही ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का जो श्रेय जाता है वो किससे जाता है? विदेह माधव को, जो शतपथ कथा के अंतर्गत वर्णित है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू क्वेश्चन की न्यू सीरीज़ के साथ में। ऐसे ही हम कंप्लीट डिस्कशन डे 10 क्वेश्चन की सीरीज के साथ करते रहेंगे। लगातार अपनी पढ़ाई को हम बनाए रखेंगे और ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।